सीजन 2 पार्ट 1 में हमने देखा था कि रूडियस का घोड़ा खड़ा नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो मरियल और डिप्रेस्ड हो रखा था। बट एक एक करके चीजें उसके फेवर में काम करती रही और ल्यूक के दिए गए जड़ी बूटी से भाई ने सिल्फी का गेम बजा ही दिया। अब आगे एपिसोड की शुरुआत एक पीसफुल मॉर्निंग से होती है। रूडियस तैयार होकर अपने गॉडेस रॉक्सी के पैंटी के सामने प्रे करता है और निकल पड़ता है यूनिवर्सिटी की ओर, जहां सनोबा और जूली उसे ग्रीट करते हैं। रूडियस जूली के सिर को सहलाते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। जूली और सनोबा नोटिस करते हैं कि रूडियस के चेहरे पर अब कॉन्फिडेंस है। आगे बढ़ने पर लीनिया और परसेना भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, पर रूडियस उन्हें ठरकी निगाहों से देखने लगता है, जिसे देखकर लीनिया और परसेना की फट जाती है। लीनिया कहती है, लगता है बॉस किसी की लेना चाहते हैं। तो परसेना कहती है, ये जरूर मेरी खूबसूरती का असर है, मैं एक सिंफुल लड़की हूँ। फिर लीनिया कहती है, अगर तुम बॉस को पटा लो तो तुम्हें हर रोज मीट मिलेगा। जिसके बाद बगल में बैठा क्लिफ पूछता है, रूडियस क्या माजरा है, तुम काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। जिस पर रूडियस हंस देता है, गाइस मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने अपनी उस बीमारी को क्योर कर लिया जो मुझे बहुत टाइम से थी, बस यार डिटेल्स मत पूछना। जो सुनकर लीनिया और परसेना पूछते हैं, ओह आप बीमार थे क्या, इसीलिए आपने पहले हमारी लेने की नहीं सोची। सनोबा रूडियस को कांग्रेट्स कहते हुए बोलता है, मालिक आप मेरी भी हेल्प ले सकते थे। सभी रूडियस के लिए खुश थे। एक साल पहले रूडियस जिस सिलसिले से इस यूनिवर्सिटी में आया था वो पूरा हो गया था, वो पूरी तरह रिकवर हो गया था। सिल्फी ने उसे अपनी सबसे कीमती चीज देकर ठीक किया। लीनिया और परसेना रूडियस की पावरफुल होती एस्ट्रसेंट से डर जाते हैं। लीनिया कहती है, अब यहाँ की सारी फीमेल स्टूडेंट्स की इज्जत खतरे में है। साथ में परसेना कहती है, बॉस हमें आंखों से प्रेग्नेंट ना कर दे, दूर रहना होगा। फिर रूडियस कहता है, ये काफी रूड था, मैं तो जेंटलमैन हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रूडियस नानाहोशी के साथ होता है। तभी रूडियस उससे पूछता है, मिस नानाहोशी आप उस पर्सन से क्या चाहेंगे जिसे आप डेट कर रही हो। ये सुनकर नानाहोशी की पेन रुक जाती है। ये अचानक से प्यार मोहब्बत की बातें क्यों? देखो मुझे जितनी जल्दी हो सके रियल वर्ल्ड में घर जाना है, इसे सीरियसली लो प्लीज, तुम हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते हो। जिस पर रूडियस कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि आपने अब तक सवारी नहीं की और आपको जीरो एक्सपीरियंस है। नानाहोशी बोलती है, देखो मुझे भी पहले प्यार हो चुका है, पर हम में लड़ाई हो गई और प्यार खत्म हो गया। जिस पर रूडियस को याद आता है कि वो तब समन हुई थी जब वो एक लड़ाई के बीच थी। ये सोचकर रूडियस उससे माफी मांगता है। जिस पर नानाहोशी कहती है, तुम माफी मांगने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो, वैसे भी जिससे तुम प्यार करते हो उसका तुम्हारे साथ होना मात्र ही काफी है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम रूडियस का मोनोलॉग सुनते हैं कि कैसे वो पॉल के साथ टच में है। अब जब वो ठीक हो चुका है तो वापस अपने फैमिली को रीयूनाइट करने वाले मिशन पर है, लेकिन उससे पहले उसे सिल्फी को अपनी वाइफ बनाना है। तभी रूडियस दूर गुजर रही सिल्फी को हाई कहता है और उसके ठीक बाद वो सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे सिल्फी से शादी करे, क्योंकि उसे इस वर्ल्ड के रिचुअल्स और कस्टम्स नहीं पता। जिसमें सनोबा और क्लिफ उसकी मदद करते हैं। क्लिफ कहता है कि उसे पहले एक घर की जरूरत होगी, अनलेस तुम्हारा पार्टनर किसी ऊंचे घराने की लड़की हो और उसके पास ऑलरेडी एक घर हो। जिस पर रूडियस को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में घर खरीद के शादी करने का नॉर्म है, जैसे पॉल ने भी जेनिथ के साथ बुएना विलेज में शिफ्ट होके किया था। रूडियस कहता है, ठीक है फिर मुझे जल्दी से एक घर देखना होगा, मैं कल ही एक रियल एस्टेट एजेंसी से मिलता हूँ। ये सुनकर क्लिफ पूछता है, रूडियस क्या तुम सच में शादी कर रहे हो और किससे? तो रूडियस जवाब देता है, हाँ कर रहा हूँ, उस इंसान से जिसने मेरी बीमारी ठीक की। तो क्लिफ कहता है, तुम्हारी शादी में ब्लेसिंग का काम मैं करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। रूडियस हाउस मैप्स देख रहा होता है। ऑनेस्टली कुछ पता नहीं होता कि उसे कैसा घर चाहिए। सिल्फी प्रिंसेस एरियल की गार्डियन है, मतलब उनकी शादी में वो आएंगी और उनके सामने घर का इंप्रेशन खतरनाक होना चाहिए। वो सोचता है कि उसे सिल्फी को भी साथ लेके आना चाहिए था, पर अगला थॉट ही ये होता है कि उसे कम से कम कुछ काम तो अपने आप करना चाहिए। एक सस्ता बड़ा घर जिसमें बहुत से कमरे हो, और तभी वो दिख जाता है। अगले सीन में हम रूडियस, क्लिफ और सनोबा को एक घर के सामने देखते हैं जो थोड़ा भूतिया दिख रहा होता है। तभी सनोबा कहता है, ये तो बढ़िया घर है,
पर ये 2 लोगों के लिए ज्यादा ही बड़ा नहीं है? जिस पर रूडियस कहता है ये घर काफी सस्ता था क्योंकि लोग इसे कर्स्ड मानते हैं। लोकल्स बताते हैं कि यहाँ अजीब सी आवाजें आती है और किसी ने एक्सॉर्सिज्म भी नहीं किया क्योंकि यहाँ कुछ लोग विक्टिम्स रह चुके हैं और गिल्ड में लोग जॉब नहीं ले रहे, इसीलिए मैंने तुम दोनों को साथ बुलाया। ज़नोबा, क्लिफ अंदर चलें? फिर क्या, ज़नोबा दया की तरह दरवाज़ा तोड़ देता है। ज़नोबा के पूछने पर रूडियस बताता है हमें फर्स्ट फ्लोर के राइट साइड से काम शुरू करना चाहिए। जो सुनकर क्लिफ पूछता है लगता है तुम्हें एक्सपीरियंस है रूडियस? जिस पर रूडियस बताता है कि वो एक ए रैंक एडवेंचरर रह चुका है। क्लिफ को ये याद आता है और वो पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वेल, क्लिफ की आवाज़ लड़खड़ा रही होती है क्योंकि वो घबरा रहा था। रूडियस कहता है अगर हम एनिमी से टकराए तो बेसिक लेवल डिवाइन मैजिक हमले से शुरू करना सही रहेगा। फिर सब हाथ में दिया लेके आगे बढ़ते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, पर पूरा दिन गुजरने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर रूडियस कहता है कि हमें यहीं रात गुजारनी होगी। तो ज़नोबा कहता है कि अब सूरज ढलने वाला है, जिससे रूडियस को लोकल्स की बात याद आती है कि यहाँ रात को आवाजें आती है, पर क्योंकि ये घर शहर के बीचों बीच है तो मॉन्स्टर शायद कमजोर होगा, पर उन्हें तैयार रहना चाहिए। ज़नोबा जूली के बारे में सोचकर परेशान था तो क्लिफ एलिना लिसा के एंड ऑफ कोर्स रूडियस सेल्फी के। रूडियस मूड लाइट करते हुए कहता है ज़नोबा, इस केस को सॉल्व करने के बाद मैं शादी कर लूंगा। जो सुनकर ज़नोबा खुश होते हुए कहता है बिल्कुल, इस काम को जल्दी निपटाते हैं, फिर सेलिब्रेशन करेंगे। फिर क्लिफ कहता है मुझे और एलिना लिसा को इनवाइट करना मत भूलना। जो सुनकर रूडियस हंस देता है बिल्कुल नहीं भूलूंगा। रूडियस एंड टीम सो रही थी, तभी आधी रात को एक दरवाजा खुलता है। चिड़चिड़ाती आवाजों के साथ कोई उनकी ओर बढ़ रहा था। क्लिफ अचानक चौंक जाता है और रूडियस को उठाता है। रूडियस क्लिफ से ज़नोबा को उठाने को कहता है और आगे बढ़ जाता है। तैयार होकर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो टॉप फ्लोर पर ढूंढने लगते हैं। इवन इन बेसमेंट उन्हें कोई लीड नहीं मिलती। तभी रूडियस को एटिक पे 2 हाथ दिखते हैं और एक जंप स्केयर के साथ मॉन्स्टर खुद को रिवील करता है। इससे पहले कि रूडियस तैयार हो पाता, वो मॉन्स्टर हवा की तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। रूडियस का पहला अटैक बुरी तरह से फेल हो जाता है। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स रूडियस की छाती में गाड़ने ही वाला होता है कि तभी ज़नोबा सामने आ जाता है। वो मॉन्स्टर ज़नोबा का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा होता। मैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, ऐसी तुच्छी चीजें मुझे खरोच भी नहीं सकती। ये कहकर ज़नोबा उस मॉन्स्टर का सिर पकड़ लेता है। घबराया हुआ क्लिफ मैजिक स्पेल कास्ट करता है, पर वो मैजिक बेकार हो जाता है, जिससे डरकर क्लिफ अंदर भाग जाता है। जिसके बाद रूडियस एक पावरफुल मैजिक कास्ट करने ही वाला होता है कि ज़नोबा उसे रुकने को कहता है। रूडियस उसे हटने को कहता है, पर ज़नोबा भी डटा रहता है और रूडियस से बार बार रुकने को कहता है। एंड देन अचानक वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है, मानो वो थक गया हो। जिसके बाद वो क्लिफ को लेने अंदर जाते हैं, जहाँ क्लिफ डर के मारे कांप रहा होता है। उन्हें अंदर आता देखकर क्लिफ कहता है ऐसा नहीं है कि मैं डर के भागा, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, इसीलिए यहाँ आ गया। जो सुनकर रूडियस कहता है कोई बात नहीं। तभी वहां ज़नोबा उस मॉन्स्टर को उठाकर लाता है और रूडियस से कहता है ये अमेजिंग है ना मास्टर। जिस पर रूडियस नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर असल में एक डॉल है, जिसे देखकर ज़नोबा फैसिनेट हो चुका है। एक डॉल जो कि मूव कर रही है, एक मूविंग डॉल। रूडियस भी सोच में पड़ जाता है, एक मूविंग डॉल, ऑटोमेटा, एक रोबोट। हाँ, एक रोबोट। और वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि अगर ये डॉल यहाँ है और वो उसे स्टडी करे तो शायद वो भी एक रोबोट डॉल बना लेंगे। ये डॉल लकड़ी से बना था, पर अगर ये सिलिकॉन से बना होता जैसे कि फिगरेन्स होते हैं तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस होती। रूडियस ज़नोबा से कहता है ज़नोबा मैं क्या करूं, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी क्लिफ उन्हें डांटते हुए कहता है अबे बस करो सालो, ऐसे टाइम में क्या बक रहे हो। पर यह सुनकर ज़नोबा गुस्से में आ जाता है और क्लिफ को सिर से उठा लेता है। बकरे हो से तुम्हारा क्या मतलब है बे? एक चलता फिरता पुतला तेरे बाप ने भी कभी देखा है? रूडियस ज़नोबा को उसे छोड़ने को कहता है। क्लिफ सही कह रहा है, ये डॉल ही शायद वो इविल स्पिरिट है जिसे हम ढूंढ रहे थे। शायद इसके जैसे और भी हो, चलो ढूंढे, हम अब उनके ब्लूप्रिंट्स भी खोज सकते हैं। और फिर वो तहकीकात करते हुए उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां से वो डॉल निकला था। उस हिडन डोर के अंदर उन्हें एक सीक्रेट रूम दिखता है जो कि किसी लैब की तरह थी। और वहीं रूडियस को एक बुक मिलती है जिसमें उस डॉल की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी होती है।
तभी क्लिफ बोलता है, इमेज काफी सिमिलर है मैजिकल इम्प्लीमेंट बुक की मैजिक सर्कल से। हाँ, मैं कुछ दिन से मैजिकल इम्प्लीमेंट्स देख रहा हूँ। रूडियस फैसिनेट दिखता है और वो सोचता है कि इस रूम का मालिक डॉल्स के ऊपर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा होगा और ये डॉल उसे एज अ मास्टर सर्व कर रहा होगा। पर पिछले विक्टिम्स अनलकी लोग होंगे जिन्होंने इस घर में घुसने की जुर्रत की, और क्योंकि ये रिसर्च रिजल्ट्स यहाँ हैं, लगता है किसी तरह ओनर भी मर चुका है। रूडियस किताब बंद करते हुए कहता है, चलो इससे ये तो पता चला कि यहाँ बस एक डॉल ही है। सुबह होने के साथ रूडियस खुश था क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। वो यूनिवर्सिटी लौटते वक्त क्लिफ और ज़नोबा को शुक्रिया कहता है। तभी क्लिफ कहता है, इसकी जरूरत नहीं, हम दोस्त जो है। वैसे तुम इस डॉल का क्या करोगे? जिस पर रूडियस बताता है कि वो एक ओपन रिसर्च लैब बोरो करेगा और वहीं इस डॉल पे रिसर्च करेगा। जो सुनकर ज़नोबा थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है, मास्टर क्या आप इस मूविंग डॉल के रिसर्च का काम मुझे करने देंगे? ये सुनकर क्लिफ पूछता है, ये अचानक क्यों? तो ज़नोबा आगे बोलता है, मेरे पास ज़्यादा मैना नहीं है, मेरे हैंड्स ज़्यादा अच्छे स्कल्प्टर्स भी नहीं है, और अब हम जूली के लिए एक रेड ड्रैगन बना ही रहे हैं। पर मैं जानता हूँ कि मैं बस आपके ऊपर बोझ बन रहा हूँ। मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो है, नोट्स को एनालाइज करने में भी मुझे टाइम लगेगा और शायद आप ये काम मुझसे बहुत जल्दी भी कर लो, पर ये मैं करना चाहता हूँ। क्लिफ पूछता है, और अगर ये खिलौना फिर खलनायक बन गया तो ज़नोबा जवाब देता है, तो एक बार फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं संभाल लूँगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ मास्टर, ये मैं करना चाहता हूँ, मुझे ये करने दीजिए प्लीज़ मास्टर। फिर क्या, रूडियस कन्विंस हो जाता है, ठीक है ज़नोबा, ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ, पर ये एक सीक्रेट रिसर्च होगी, केयरफुल रहना। ये सुनकर तो ज़नोबा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। रूडियस भी खुश होता है क्योंकि उसने फाइनली अपना घर ले लिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रूडियस सेल्फी को लेके अपने घर जा रहा होता है। तभी सेल्फी बोलती है, पता नहीं रूडी मुझे क्या दिखाएगा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। जिस पर रूडियस कहता है, मजे ले रही हो सेल्फी, जबकि तुम्हें तो मेरे सीक्रेट गैदरिंग के बारे में पहले से ही पता चल चुका है। तो सेल्फी नादान बनते हुए कहती है, तुम क्या बोल रहे हो रूडी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड फाइनली सेल्फी को उनका घर दिखता है, जिसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तभी रूडियस कहता है, मैंने हमारे घर का छत उस रंग से पेंट किया जैसे पहले तुम्हारे बाल थे। तुम्हें भले ही वो पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे तुम्हारे हरे बाल बहुत पसंद थे। चलो अब अंदर चले। और फिर रूडियस उसे होम टूर देता है और वो दोनों एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सेल्फी खुश थी। फिर रूडियस उसे सेकंड फ्लोर के एक कमरे में ले जाता है जहां वो सेल्फी के साथ सोएगा। सेल्फी पूछती है, ये बेड इतना बड़ा क्यों है? तभी रूडियस ठरकी होते हुए बोलता है, ताकि मैं तुम्हें आराम से खा सकूं। तो सेल्फी कान खुजाते हुए कहती है, ओह हाँ, तुम आराम से लेना। और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो साथ बैठे होते हैं और रूडियस पूछता है, सेल्फी मैंने तुम्हें कह तो दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर ऑनेस्टली मुझे आगे का नहीं पता। मैंने घर तो ले लिया, पर अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी है। ये सुनकर सेल्फी कहती है, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो। जिस पर रूडियस कहता है, एक्चुअली हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या तुम प्रिंसेस एरियल के लिए अब भी काम करोगी? जिस पर सेल्फी कहती है, हम अगले 2 साल इसी कंट्री में रुकेंगे, फिर हम असुरा किंगडम जाएंगे ग्रेजुएशन के बाद। तो मुझे माफ़ करना, ये थोड़ा सा अनफेयर है। तुमने एक शानदार घर लिया है, पर शायद हम साथ में नहीं रह पाएंगे। तो रूडियस सोचता है, सेल्फी ने मेरी सबसे खास चीज़ लौटाई है, मेरी मर्दानगी। उसका ये पहली बार था, फिर भी वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाई। अगर सेल्फी नहीं तो कौन? फिर सेल्फी कहती है, शायद मैं तुम्हारी वाइफ बनने लायक नहीं हूँ। जिस पर रूडियस तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरी हो सेल्फी, तो क्या तुम प्लीज़ मुझसे शादी करोगी? जो सुनकर सेल्फी इमीडिएटली हाँ बोल देती है, बस तुम मुझे छोड़कर अचानक गायब मत हो जाना, ठीक है? और फिर क्या, वो दोनों प्रॉमिस करके एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ऑनेस्टली मुझे रूडियस से भयंकर जलन हो रही है। इस निगाह के पास वो सब कुछ है जिसके हम सपने देखते हैं। इतनी वाइफ मटेरियल लड़की, समाज में इज्जत, खुद का घर, वो भी इतनी कम उम्र में। वैसे गाइस, मुशोको टेंसेई में मेरी आवाज़ सुनकर आप डेफिनेटली हैरान हो गए होंगे, क्योंकि इस सीरीज़ को सिद्धार्थ भाई आवाज़ दे रहे थे, पर दरअसल वो अभी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है।
तो अनफॉर्चुनेटली वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत वक्त से वेट कर रहा था, बट इतने दिनों से इतनी डिमांड देखी मैंने कि फिर मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना मेरी वॉइस में इस सीरीज़ को कंटिन्यू करा जाए। तो होप आपको पसंद आए और आप इस सीरीज़ को और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।